You don't wanna see my name up in the sky. You let my heart bleed blue for some time. The sun that went down, the zenith will still shine. You still got a place in my heart's shrine. कई ऐसे सॉन्ग होते हैं जो दिल की रूह को छू लेते हैं। एक ऐसा ही सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, जो लोगों की जुबां पर है। इस गाने के सुनहरे अल्फाजों को मंथन ने खुद ही लिखा है और अपनी रूहानी आवाज़ में गाया भी है। मेरे साथ DNN24 के स्टूडियो में मौजूद है सिंगर मंथन सोमवंशी और म्यूजिक प्रोड्यूसर शरद जोशी। सर, आपका DNN24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और इस गाने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बारे में बताइएगा। स्टार्टिंग मैंने रिसर्च से की थी। अभी फ़िलहाल मैं रिसर्च ही कर रहा हूँ। गाने का शौक़ भी था पैरेलली मुझे। एंड दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में मैंने जब सोचा कि दोनों को पैरेलली कैसे करना चाहिए, टारगेट ये था कि एक फ्रेम होना चाहिए, देन आप एक चीज़ पे स्विच ऑन कर सकते हो। तो पहला टारगेट मेरा ये था कि एक स्ट्रक्चर बनाओ एंड एकेडमिक्स को इतना टाइम आपको देना है, इसको इतना टाइम देना है, आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए। सो फर्स्ट टारगेट वाज टू गेट इनटू अ कॉलेज। एंड कॉलेज जब स्टार्ट हो गया, दैट्स द पॉइंट वेयर आई डिसाइडेड कि ठीक है, म्यूज़िकल जर्नी को भी प्रोफेशनल वे में भी आप देख सकते हैं। एंड धीरे धीरे चीज़ें फिर बढ़ती गई। आपका जैसे एजुकेशन आपने जिक्र किया, मैं इसको रिसर्च स्कॉलर हूँ। रिसर्च स्कॉलर से सीधा सिंगर बनने का रुख देख, दोनों स्ट्रीम बिल्कुल डिफरेंट है एक तरह से देखना है। PhD स्कॉलर, वहाँ आपको रिसर्च करनी होती है, एक एक नए नए टॉपिक्स पर आप रिसर्च करते हैं, और सीधा म्यूज़िक में किस तरह से ख्याल आया उस चीज़ का? म्यूज़िकल जर्नी मेरी तो 10 साल पहले की है, तो टारगेट फिक्स था कि करना है इसको एक ना एक दिन। अब प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लिश म्यूज़िक उस समय एज इन सच परस्यू करना मेरे लिए मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे कोई टीचर नहीं मिल रहा था उस समय, एंड सोर्सेज उतने नहीं थे मेरे पास कि कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है म्यूज़िक। यूट्यूब के सिवाय और क्या प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। एंड धीरे धीरे जब वो समझ हुई तो वो स्पैन एक 10 साल का ये हो गया। एंड साथ ही में अब रिसर्च की डिग्री मेरे पास आ गई कि मुझे इसको परस्यू करना है। एंड वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इनिशियली, बिकॉज जब रिसर्च स्टार्ट हो रहा था, 1 साल आपका कोर्स वर्क होता है ना, आपको पूरा कॉलेज में बिताना होता है। सो इट वॉज इंडीड अ स्ट्रगलिंग फेज इनिशियल फ्यू मंथ्स, बट धीरे धीरे इवेंचुअली एक बार सेटल हो जाते हो तो चीज़ें फिर फिगर आउट हो जाती हैं। एंड दैट्स हाउ आई थिंक रकौंती की स्टार्टिंग भी इसी से हुई। बिल्कुल बोल। शरद जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा, मंथन जी के साथ काम करके कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस है आपका इसका? काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं और भी सिंगर सॉन्ग राइटर्स के लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मंथन ने बोला, उसका म्यूज़िकल ट्रेनिंग नहीं है, जो डिपेंडिंग आप कैसे यूज़ करते हो, डिसएडवांटेज हो सकता है या फिर एडवांटेज। मुझे ऐसा लगता है कि मंथन का अप्रोच अनटच्ड है उस तरीके से। उसका सॉन्ग राइटिंग का तरीका बहुत ही रॉ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस वजह से हमने शुरू करा था एक गाने से जो रकौंथरे है, लेकिन अब हम 4 गानों का EP बना रहे हैं साथ में। तो उसका हम उस डिसीजन पे तभी आए क्योंकि मतलब मंथन को मैंने बताया मुझे क्यों पसंद है उसके साथ काम करना, क्योंकि उसका सॉन्ग राइटिंग का प्रोसेस, उसका अप्रोच बहुत रॉ है और मेरे को लगता है अनटच्ड है, जो काफ़ी यूनिक है। इस प्रोजेक्ट में सबसे खास क्या था जो सबसे अलग बना था? आपने तो अभी जिक्र किया, मैंने और जब भी काम कर चुका हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर के साथ काम कर चुके हैं, कहीं कहीं आपने और भी गाने रिलीज़ किए होंगे, तो इसमें क्या आपको यूनिक लगा इस गाने में ऐसा चीज़? मेरे को लगता है कि इवेंचुअली जब गाना निकलता है तो वो, क्योंकि हम सब लोग इतना म्यूज़िक कंज्यूम कर रहे हैं, वो उतना शायद अलग साउंड करे या ना करे, वो डिपेंड करता है आपने क्या सुना या फिर आपने क्या क्या आगे सुना है। लेकिन मेरे लिए यूनिक था गाने का अप्रोच, जो मैंने पहले बोला कि मंथन का अप्रोच बहुत रॉ है, जैसे वो मेलोडीज़ लिखता है, जैसे वो लिरिक्स भी लिखता है, तो मेरे लिए यूनिक है उसका पूरा प्रोसेस। अभी वो सुनाई अलग देता है कि नहीं या फिर यूनिक सुनाई देता है, वो डिपेंड करता है आपने क्या क्या सुना है उसके ऊपर। लेकिन जब आप कुछ बना रहे हो खुद अपनी तरफ से, तो आप बस यही देखते हो कि किस चीज़ में आपको मज़ा आता है और क्या आप कुछ करने की कोशिश कर सकते हो जो थोड़ा डिफरेंट है।
तो आई थिंक वही जो रॉनेस है मंथन का म्यूज़िकल अप्रोच का, वो आई थिंक मेरे लिए यूनिक है। मंथन 2000 आई थिंक 10 साल का आपने बताया, 2014 से 2024 आ गया। इस जर्नी में लिखने के शौक, लिरिक्स जो है आपने उसके गाने के खुद लिखे हैं, तो कहाँ से शौक हुआ लिखने का आपको? लिखने का शौक पोएट्री से स्टार्ट हुआ था। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम लाइक आई वाज रीडिंग शेक्सपियर एंड ऑल दोस पोएट्रीज, एंड गाना लिखना उतना मैंने सोचा नहीं था कि आई बी राइटिंग माई ओन सॉन्ग्स, बिकॉज उस दौरान मेरा था कि कवर करना है आपको गानों का, एंड दैट्स वाज इन द ट्रेंड। सो वही चीज़ें चल रही थी, गानों के कवर मैंने किए। धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि पोएट्री से हल्का सा, बिकॉज आई थिंक सॉन्ग भी एक पोएट्री से इमर्ज हुआ है। सो आई स्टार्टेड राइटिंग, थोड़े बहुत मैंने लिखे, एंड हम बैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय हमने लिखा काफ़ी, बट थोड़ी सी रॉनेस थी कि थोड़ा बचपना था उस समय, सो वो चीज़ें हमने फिर आगे उसको बढ़ाई नहीं। धीरे धीरे आई थिंक कोविड के इस पीरियड में आई स्टार्टेड राइटिंग मच मोर आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, एंड आई थिंक दैट्स माई अप्रोच राइट नाउ कि लाइफ में आपके सर्टेन एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड वो चीज़ें जब आपके पास एक कलेक्टिव फॉर्म में आती हैं, देन यू कैन राइट समथिंग कि या दिस इज़ द इमोशन यू आर गोइंग थ्रू, या किसी बारे में भी आप सॉन्ग्स लिखते हैं। एंड दैट वॉज इट शिफ्ट आई थिंक 2014 से 24 तक के बीच में ही रहा है। इस जर्नी में कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी हुई होंगी, जैसे आपको शुरुआत में, और आप में 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब चीज़ें वो चीज़ आपको याद भी आती होंगी, तो कितना फ़ख्र महसूस होता है। और जब ये गाना रिलीज़ हुआ आपका, हाल ही में आया है, फैमिली का रिएक्शंस, फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा था, उसके बारे में जानना चाहूँगा। फैमिली फ्रेंड्स वर हैप्पी, बिकॉज 10 साल जैसे आपने बताया कि जर्नी थी। सो इनिशियली बहुत कम लोगों को ये बात पता थी। माई फादर डिडंट नो फॉर दिस एंटायर स्पैन। आई थिंक लास्ट ईयर ही मैंने उनको बताया कि मुझे इसे प्रोफेशनली करना है। सो इनिशियल पहले पेरेंट्स का रिजेंटमेंट था, बिकॉज इंग्लिश म्यूज़िक का उतना स्कोप नहीं था। सो दे वर अगेंस्ट द आइडिया कि आपको इसको में एक्सप्लोर करना चाहिए। बट इवेंचुअली 10 साल बाद मैं देखूँ, दे आर द पीपल हु आर प्रमोटिंग इट मोर दैन मी। सो दीज आर सो माई मॉम एंड डैड आर एवरीवेयर टॉकिंग अबाउट माई सॉन्ग्स, माई फ्रेंड्स आर देयर, उन्होंने वो जर्नी देखी हुई है कॉलेज से लेके अभी तक, एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड दे आर जस्ट लाइक द टॉर्च बीटर्स ऑफ द सॉन्ग। इस सॉन्ग का भी एक टाइटल है रैंक काउंटर, जो फ्रांसीसी वर्ड है जी। इसका ख्याल कहाँ से आएगा, यही टाइटल हमें रखना चाहिए या कोई और भी हो सकता था, इसका ख्याल कहाँ से आया आपको? सॉन्ग एंटायरली मैंने पहले इंग्लिश में लिखा हुआ था जी। सो व्हाट हैपेंस अराउंड 1.5 years ago मैंने फ्रेंच की क्लासेस ली, एंड रकॉन्ट एज अ वर्ड मेरे सामने आया, बट मैंने ये सोचा नहीं था कि गाने का टाइटल यही होना चाहिए। बट इवेंचुअली आई रियलाइज़ कि सॉन्ग भी जब मैंने लिखा था 2 लाइन्स पहले लिखी, 3 लाइन्स बाद में लिखी, करते करते 2 साल हो गए। एंड जब फ्रेंच लैंग्वेज मैंने सीखी, उस दौरान मैंने सोचा कि फ्रेंच की 2 या 3 लाइन्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एंड रकॉन्ते एज अ टाइटल में देखूँ तो इट्स रेजोनेटिंग विद माई ओन लाइफ, इट्स रेजोनेटिंग विद द एंटायर एक्सपीरियंस आई हैड। सो जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था, रकॉन्ते शब्द उससे बहुत क्लोज है। बिल्कुल। आपने अभी जिक्र किया बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और कर भी रहे हैं। म्यूज़िक सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, और ऐसी क्या चीज़ होती है जिसको, जैसे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होंगे जो अपनी जर्नी अभी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज़ें अहम क्या क्या चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रहती हैं म्यूज़िक के लिए? सर आई थिंक अभी बहुत इजी हो गया है म्यूज़िक बनाना और बाहर निकालना। बिल्कुल। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो आई थिंक मैं जो अच्छा डिसीजन लिया था मैंने, आई थिंक मैंने सिर्फ फोकस करा सीखने में, क्रिएट हो ही गया, बट कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए उसकी। अगर आप सीख रहे हो तो आप डेडिकेटेडली, बट अगेन आपको वो टीचर अगर मिले, तो मेरे को फॉर्चुनेटली वो टीचर मिला था, तो मैंने 1-2 साल कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ सीख रहा था और उसी में इन्वॉल्व था। और उसके बाद ऑफ कोर्स आप इतनी सारी चीज़ें सुन रहे हो और सब कुछ आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, तो वो एग्जीक्यूट आप कर सकते हो बाद में, लेकिन वो थोड़ा फोकस टुवर्ड्स लर्निंग द क्राफ्ट वो ज़रूरी है। एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर और कंपोज़र को सॉन्ग के रिलेटेड क्या चीज़ सबसे ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए, उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वो चीज़ आनी ज़रूर चाहिए? जैसे स्टार्टिंग होती है, लर्निंग से बिगिनर जाते हैं, फिर एडवांस लेवल पर जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होने चाहिए एक कंपोज़र के लिए? कंपोज़र यूजुअली डिपेंडिंग कि आप म्यूज़िक अपने लिए बना रहे हो या फिर सिचुएशन के लिए या फिर किसी और के लिए। फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में वो लाइंस
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। मैंने नोटिस करा है कि जब मैं मंथन के स्टेज पे था तो मैं किसी और के पास गया था अपना गाना बनवाने के लिए, लेकिन उनने पूरा उथल पुथल कर दिया मेरे गाने का, क्योंकि मेरे को तो आइडिया था नहीं, मैं एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास जा रहे हो तो वो लाइंस ड्रॉ करे कि मेरा काम यहीं तक है, उसके बाद तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करना, लिरिसिस्ट का ये है, एक्सेट्रा। तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स सारे लोग जो इन्वॉल्व है गाने में और जो वो चीज़ें कर रहे हैं, लिरिसिस्ट, कंपोज़र, जो गाएगा, जो अरेंज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसकी नॉलेज की पहली बात तो अलग इसमें डिस्टिंक्शंस क्या हैं सारी चीज़ों में, और दूसरा कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हो। मतलब आपका ईगो नहीं आना चाहिए बीच में, आपका जो भी विज़न है गाने के साथ उसके टूवर्ड्स आपका जो भी आपने पूरा सीखा है, समझा है, उसके टूवर्ड्स होना चाहिए, रादर देन कि मैंने बोला तो वो ठीक होएगा। मतलब जैसे आपने जिक्र किया कवर पेज से लेकर, तो इस गाने में लिखने से लेकर कंपोज होने तक और रिलीज़ होने पर कितना वक्त लगा, और गाने के कुछ बोल अगर हमारे दर्शक व्यूवर्स के लिए हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। लिखने में टाइम तो काफ़ी लगा, बिकॉज एकदम से वो थॉट प्रोसेस नहीं आया। जब मैंने इनिशियली लिखा था 2 लाइन्स मैंने लिखी, एंड सर्टेनली एक आर्टिस्ट ब्लॉक एट टाइम्स होता है कि आप सोच नहीं पा रहे हो उसके बियॉन्ड की लाइन्स क्या होंगी। धीरे धीरे करते 1 साल बीत गया, एंड जैसे मैंने बताया कि फ्रेंच की क्लासेस मैंने ली तो एक लाइन ऐड ऑन होती गई। इवेंचुअली वो प्रोसेस करते करते प्रोडक्शन तक पहुँचते पहुँचते आई कनेक्टेड विद शरद आई थिंक अर्लियर दिस ईयर, एंड प्रोडक्शन तक धीरे धीरे तब पहुँची, बिकॉज अभी तक मेरा अप्रोच था कि इधर मैं गाना लेके वेस्ट चला जाऊँ, आई शैल मूव टू अब्रॉड, एंड वहाँ मुझे गाने का सोचना चाहिए, बिकॉज अभी तक कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे कि गाने को कैसे ले जाना है, एस्केलेट करना है। एंड फाइनली आई एम ग्लैड कि आई मेट शरद, एंड चीज़ें वो फर्दर ऑन मूव ऑन हो पाई, एंड दैट्स हाउ रकौंते केम फॉरवर्ड। मंथन, जैसे यूट्यूब का तो हमने जिक्र किया, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए अगर आप जो सॉन्ग रिलीज़ हुआ है उसके 2-4 अल्फाज हो जाए तो ठीक रहेगा, या लाइन। You don't wanna see my name up in the sky. You let my heart bleed blue for some time. The sun that went down, the zenith will still shine. You still got a place in my heart's shrine. Still to play racconte, please come back to me every day. Still to play racconte, please come back to me every day. थैंक यू, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू। मंथन, अगर देखा जाए तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया मुझे, और आप किसी न किसी आइडल मानते होंगे अपना, कोई आपका इंस्पिरेशन होगा, वो कौन से? It started with a band वन डायरेक्शन। सो उस समय क्रेज़ था, सबको बॉय बैंड बनाना था, तो हमें बैंड जब हम सोच रहे थे तो हम वन डायरेक्शन, थोड़ा सा अप्रोच था कि अगर रॉक में जाते हैं तो निर्वाणा और समथिंग लाइक दैट, वी डू दैट। तो अप्रोच वो था पहले, लेकिन धीरे धीरे जब आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई ओन थिंग्स, आई स्टार्टेड फॉलोइंग ज़ेन एज माई आइडल, बिकॉज द काइंड ऑफ म्यूज़िक ही वॉज मेकिंग, आई वॉज मच मोर इंस्पायर्ड कि ऐसा म्यूज़िक मुझे भी बनाना है, एंड द लिरिक राइटिंग एंड एवरीथिंग, द अप्रोच ही इज़ यूजिंग इज समथिंग कैप्टिवेटिंग टू मी, तो वो मेरे लिए वर्कआउट कर सकता है। शरद जी, अगर देखा जाए तो आजकल बहुत चीज़ चेंज भी हो गई है टेक्नोलॉजी को लेके, सोशल मीडिया इतना इंक्रीज़ हो गया है, जो चीज़ पहले नहीं थी अब बहुत सारी तब्दीली भी नज़र आ गई है, डिजिटाइजेशन होने के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो गई। क्या देखते हैं आने वाले वक्त में म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं? सर, ऑलरेडी चेंजेस हैं थोड़े, जैसे हम लोग भी, हमने मंथन का म्यूज़िक बनाया वो पूरा कंप्यूटर पे बनाया। आई थिंक 10-15 साल पहले वो पॉसिबल नहीं था। क्या हो सकता है ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी भी खुद फिगर आउट कर रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यूज़ करके और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और वोकल्स को ट्यून करना वो बहुत पहले आ गया था, लेकिन वो कहीं और जा चुका है अभी। और एआई के बारे में सबको पता है कि मैं अपना अगर सैम्पल डालूँ तो मेरी आवाज़ में मंथन का चीज़ गा सकता हूँ, बट मैंने वो इस्तेमाल नहीं करा अभी उतना, तो मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा कि मेरे हिसाब से कहाँ जाएगा। लेकिन बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उससे बहुत आसान हो गया है चीज़ें करना और उसको प्रोफेशनल क्वालिटी के कैपेसिटी में रिलीज़ करना।
किस तरह के सॉन्ग्स बनाना आपको ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा कौन से सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं आप? सर मैं सुनता ऑनेस्टली सब कुछ हूँ, जो भी मिल जाए, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रैंडम वेबसाइट्स पे जाके चीज़ें सुनता रहूँ, सिवाय मेटल मुझसे नहीं सुना जाता। सर मुझे फोक म्यूज़िक बहुत पसंद है, सिर्फ इंडिया का नहीं बट मतलब हर, हाँ, सारी कंट्रीज़ का, उनके तरीके अलग हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें मैं वो इनकॉर्पोरेट कर सकता तो उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने अभी लेटेस्ट एक प्ले करा था मानव कौल के साथ, जहाँ पे हमने यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत यूज़ करके उसका साउंड ट्रैक बनाया। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो मेरे को फील हुआ है लास्ट 2 साल में वो उस प्रोजेक्ट के लिए था। आने वाले वक्त में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर आप काम करने वाले हैं? फ़िलहाल जैसे शरद ने बताया, हम EP लॉन्च करने वाले हैं एंड उससे पहले कुछ सिंगल्स भी आएंगे। फ्यूचर में भी प्लान है लाइक टू इनकॉर्पोरेट इंडियन म्यूज़िक एंड दोनों के ब्लेंड के साथ कैसे हो सकता है। एंड जस्ट नॉट इंडियन, अर्लियर ऑल्सो व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि रशियन कल्चर को कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो, कल्चरल म्यूज़िक एंड ऑल दैट। सो सच कल्चर्स जो जितने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हैं उनके साथ एक समथिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक एंड अदर कल्चर्स। ये सॉन्ग जो है किस पर बेस्ड है? अगर देखा जाए रोमांटिक है, क्या है, कि फोक है, किस टाइप का म्यूज़िक है? डब एज समवेयर लाइक होपलेस रोमांटिक आप कह सकते हैं कि आप किसी के प्यार में हैं, आप उनकी गलतियाँ नज़रअंदाज कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सो इट्स मच लाइक दैट। और वो आपकी के ऊपर है, शायद आपने अभी जिक्र किया। यस, बेस्ड ऑन माय लाइफ। ओके। जो लोग आपको देख रहे हैं और वो किस तरह से आपका म्यूज़िक सुन सकते हैं, कहाँ पर पब्लिश हुआ है, उसके बारे में बताइएगा। अभी हमारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एप्पल म्यूज़िक पे है, स्पॉटिफाई पे है, यूट्यूब म्यूज़िक एंड और भी प्लेटफॉर्म पे सून इट्स गोना बी अवेलेबल। एक सिंगर के लिए रियाज़ करना कितना अहम है? बहुत ही ज़रूरी है। इनिशियली मेरा ये था कि ट्रेनिंग नहीं थी उतनी, बिल्कुल, एंड 2021 तक आई डिडंट गेट अ ट्रेनिंग फॉर दैट। ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू जितना मुझसे पॉसिबल होता था मैंने किया। एंड जब मैंने क्लासेस ज्वाइन की, मिस नादिया बालियान, माइस्ट्रो इन वेस्टर्न म्यूज़िक, उनके साथ रियाज़ करने के साथ आई रियलाइज़ कि जो मेरा लेवल अगर यहाँ पे था तो स्केलेटेड अ लिटिल अबव देन दैट, बिकॉज आप हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो एंड कोई भी चीज़ है, पढ़ाई भी करते हो आप, कुछ दिन छोड़ दोगे पढ़ाई को तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपको कैसे करना है। सेम थिंग इज़ विद म्यूज़िक कि जितना आप प्रयास करेंगे उतना आपकी फर्निशिंग होती रहेगी उस स्किल में। रिसर्च स्कॉलर्स और म्यूज़िक जैसे मैंने जिक्र किया, दोनों को मैनेज कैसे कर देता है आप? रिसर्च की जर्नी तो फ़िलहाल अभी स्टार्ट हुई अच्छा। है। तो इनिशियली जैसे मैंने बताया कोर्स वर्क में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, बट वहाँ पे भी कई चीज़ तो सीखनी थी जो म्यूज़िक में काम आ सकती हैं, बिकॉज रिसर्च में आपको सेमिनार्स अटेंड करने हैं, तो आपको कई चीज़ें जैसे कि ऑडियंस को फेस करना है समथिंग आई वाज़न्ट वेरी प्रिपेयर विद दैट कि सडनली आपको हो सकता है कि गाने का वीडियो बनाना है और भी चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ आप सेमिनार से, पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल दैट यूज थिंग्स लर्न। सो आपका स्किल एक तरह से इन्हांस वहाँ पे भी हो रहा है एंड इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू फॉर मी कि अगर आप यहाँ से स्ट्रेस बस्टर देखते हो तो अकेडमिक्स में लिए स्ट्रेस बस्टर है एट अ टाइम्स व्हेन आई डोंट वांट टू मेक अ म्यूज़िक और समथिंग, एंड जब वहाँ से मुझे निकलना है तो म्यूज़िक मेरे पास हमेशा है। तो आपको आने वाले वक्त में डॉक्टर मंथन बुलाएं या सिंगर मंथन बुलाएं? जैसा आप चाहें आप बुला सकते हैं। नहीं, आप PhD स्कॉलर हैं जी। तो आने वाले वक्त में डॉक्टर मंथन हो जाएंगे आप। जी किसी इंसान को म्यूज़िक सीखना है, जी। क्या ज़रूरी है, वो कहाँ से स्टार्ट करे लिखना है, कैसे, किस तरह से? सपोज करो उसको राइटिंग में शौक है या राइटिंग में सिर्फ गाने में शौक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, वो चीज़ें, उसके लिए क्या क्या स्टार्टिंग पॉइंट होने चाहिए जो सबसे अहम हो, जो आगे चल के उसको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो आपने फेस की? इनिशियली जैसे शरद ने भी देखा कि इट्स काइंड ऑफ रॉ, तो समटाइम्स इट कैन वर्क, समटाइम्स मुझे मेलोडी कंपोज करनी होती है तो डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। तो पहले उतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन अभी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई राइट गाइडेंस नहीं है, मेंटोर नहीं है, टीचर नहीं है। तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि बर्कली स्कूल भी अवेलेबल करता है, आप पे कर सकते हैं। कई फ्री सोर्सेज हैं जो ओपन सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं कि सॉन्ग राइटिंग की टेक्निक क्या है। इवेंचुअली अगर आपको टीचर मिल जाता है दैट्स अ बोनस फॉर यू। सो राइट नाउ आई एम हैविंग अ टीचर जिन्होंने मुझे बताया कि अगर आप शीट म्यूज़िक भी पढ़ सकते हो तो आपका प्रोडक्शन एक्सपैंड हो सकता है, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग दैट अर्लियर। सो अगर आप शीट म्यूज़िक सीख लेते हो तो मेरा प्रयास भी यही है कि आई थिंक आई एम अ लर्नर फॉर एवर,
सो शीट म्यूज़िक सीख के इसको कैसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं, एक अप्रोच ये भी है। शरद जी, अगर देखा जाए इस चीज़ के लिए पहले और अब में बहुत सारा डिफरेंस तो आया है, साथ में सॉफ्टवेयर्स भी अलग अलग आ गए हैं जिससे बहुत सारा हेल्प भी मिल रही और लोग उस चीज़ को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, उस टेक्निक के साथ जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के साथ जा रहे हैं। तो पहले से कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए हैं, बट वो हेल्पफुल है हमारे लिए। बिल्कुल सर। कितने सारे लोग अभी म्यूज़िक बना रहे हैं और द नंबर ऑफ सॉन्ग्स जो हर साल बाहर निकलते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री अब खड़ी हो गई है। इसमें ऑनलाइन जितने भी, जैसे यूट्यूब का जिक्र किया था मंथन ने, वहाँ से स्टार्ट किया, तो यूट्यूब में भी एक अहम किरदार अदा किया इस चीज़ का, कह सकते हैं इनकी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे प्लेटफॉर्म सर जहाँ पे आप लोग मतलब बॉलीवुड के अलावा म्यूज़िक सुन सकते हो। मतलब बॉलीवुड में इतनी बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ख़राब है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था। मतलब मैंने भी, जैसे सोनू निगम, शान का एल्बम्स आए थे जब वो लोग शुरू कर रहे थे, दीवाना, वो भी ऑलमोस्ट बॉलीवुड था, लेकिन उसके अलावा आपको नहीं समझ आता कि एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री बनती कि नहीं। अभी एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री खड़ी होगी जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तरीके का म्यूज़िक कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और लोग उनको सुनने जा रहे हैं। इतने सारे फेस्टिवल्स शुरू हो गए हैं जहाँ पे लोग अपने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, फेवरेट आर्टिस्ट को सुनने के लिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही है इंडस्ट्री के लिए कि इंडस्ट्री एक्सपैंड हो गया है बॉलीवुड से। अब देखो बॉलीवुड में भी गली बॉय में उन्होंने किसी बॉलीवुड कंपोज़र को नहीं लिया, वो अंकुर तिवारी को लेके आए, हु इज़ एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। ये गहराइयाँ, उसमें उन्होंने कोई बॉलीवुड उसको नहीं लिया, वाफ करके एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है, उसको बोला कि तू म्यूज़िक कर। तो आई थिंक बॉलीवुड में भी अलग फ्लेवर ऐड हो रहा है जो प्रिडोमिनेंटली सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन और भी लोग, मतलब यू डोंट नीड टू नेसेसरीली गो थ्रू दैट वन पाथ कि मेरे को सिर्फ बॉलीवुड ही करना है। आप अपना बना के अपनी इंडस्ट्री क्रिएट करके कोएग्जिस्ट कर सकते हो। ये थे हमारे साथ मंथन सोमवंशी, सिंगर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर शरद जोशी, जिसने इस म्यूज़िक को प्रोड्यूस किया है और मिक्सिंग का भी काम किया है आपने इसमें। तो वो वाकई काबिल तारीफ़ है। इतने 10 साल की जर्नी में ये एक सॉन्ग निकल कर आया है जो आप लोगों को सुनना चाहिए। और इन्होंने किस तरह से जर्नी हुई, अपने ख्यालात ज़ाहिर किया, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।